हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज इंडिया के बेस्ट हॉरर चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त कहानियां लेकर आया हूं, जिनको सुनकर आप डरे बिना रह नहीं पाएंगे। ये सारी कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं और सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स ने अपना नाम बताया है और कुछ ने नाम नहीं बताया। वीडियो के आखिर में मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनें। आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं अपनी एक सब्सक्राइबर का एक वीडियो मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम शेख रितिका है और मैं कोलकाता से हूँ। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन हिंदी हॉरर स्टोरी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जितनी भी आप स्टोरी सुनते हो या देखते हो, ये सब रियल होती है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अब आज की कहानियां शुरू करते हैं। मेरा नाम आदि चौहान है और मैं भोपाल के गोविंदपुरा में रहता हूं। वैसे तो हमारा भोपाल बहुत ही सुंदर है और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, पर यहां बहुत सारी भूतियां और डरावनी जगह भी हैं। ये बात पिछले महीने की ही है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों के साथ साथ ये शादियों का भी सीजन है। पिछले हफ्ते मैं और मेरा एक दोस्त अमन, हम हमारे एक स्कूल फ्रेंड की सिस्टर की शादी में गए थे। हम दोनों ने और बाकी स्कूल के फ्रेंड्स ने पहले तो बियर पी और फिर सब एक साथ शादी हॉल में चले गए। वहां पहुंचकर हमने खूब मस्ती की और खाना खाया। फिर हमें नींद आने लगी। हम सब नशे में तो थे ही। फिर हम वहां से निकल गए घर जाने के लिए। हमारे बाकी दोस्त भी अपने अपने घर निकल गए। मैं और मेरा दोस्त अमन अकेले ही वापस घर आ रहे थे मेरी बाइक पर। रात के करीब 2 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स की टिमटिमाती हुई रोशनी माहौल को डरावना तो बना रही थी, पर उतना ही खूबसूरत भी बना रही थी। मैं बाइक चला रहा था और अमन मेरे पीछे मेरी पीठ पे सिर टिकाकर सो रहा था। हम रास्ते में ही थे कि तभी अमन बोला, बाइक स्लो कर। मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ मोटे? मैं अपने दोस्त को मोटा ही बोला करता हूं। तो उसने बोला, देख सामने बीच चौराहे पर कुछ जल रहा है। मैंने जब उसके पास से बाइक निकाली तो देखा कि सड़क पे किसी ने टोटका कर रखा था। एक बड़ा सा फल था, एक अंडा था और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, और उस फल के ऊपर जलता हुआ दिया रखा था। मैंने मजाक में बोला, अरे पागल, इतनी सी चीज से डर गया। यह सुन के हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे और बाइक को लहराते हुए मस्ती करते हुए जाने लगे। हम बस घर पहुंचने ही वाले थे। हम दोनों के घर आमने सामने हैं और हमारे घर के करीब 5 मिनट की दूरी पर एक शमशान घाट है, जो कि मेन रोड से चिपका हुआ है। लोग कहते हैं कि यह शमशान घाट बहुत पुराना है और अमिताभ बच्चन के मदर इन लॉ को भी यहीं अग्नि दी गई थी। हम बस घर पहुंचने ही वाले थे और मुझे यह कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन रात में उस शमशान के सामने से निकलने पर मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि रात रात भर मैं आपकी डरावनी कहानियां जो सुनता हूं। मुझे भूतों की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है और मैं डरपोक भी हूं। खैर, जब हम शमशान घाट के सामने से निकल ही रहे थे कि तभी अमन ने भारी आवाज में बोला, गाड़ी रोक। शमशान के सामने से निकलने पर मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा था। मैंने बाइक नहीं रोकी, लेकिन पता नहीं अमन को क्या हो गया था, उसने पीछे बैठे बैठे खुद ही बाइक की डिस्क ब्रेक दबा दी। हम गिरते गिरते बचे थे। मैंने मुश्किल से बाइक संभाली। अमन की इस हरकत से मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने उसको एक थप्पड़ मारा और बोला, पागल हो गया है क्या? उसने बोला, मुझे टॉयलेट जाना है। मैंने कहा, नहीं, यहां रहने दे, घर पे ही कर लेना। पर वो नहीं माना और शमशान घाट के सामने ही खड़े होकर टॉयलेट करने लगा। मैं वहीं खड़ा
लगातार उस शमशान घाट के अंदर ही देखे जा रहा था। उसके फिनिश होते ही मैंने झट से बाइक स्टार्ट की और 1 मिनट में ही हम घर पहुंच गए। मैंने उसे बाय गुड नाइट बोला और मैं अपने घर चला गया। वो भी घर जा रहा था। मैं इतना थका हुआ था कि मैं बिना कपड़े चेंज किए ही बेड पे लेटा और सो गया। मैं बस सोया ही था कि 10 मिनट बाद ही बाहर से चिल्लाने की आवाज आती सुनाई दी। मैंने ध्यान नहीं दिया और वापस सो गया, पर तभी मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और मुझे जगाया। बोला कि बाहर अमन की मम्मी चीख रही हैं और मुझे बुला रही हैं। मैं जल्दी से बाहर अमन की मम्मी के पास गया तो उन्होंने बताया कि अमन घर नहीं आया है। यह सुनते ही मानो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। तभी मेरे जस्ट सामने रहने वाले बाबू चाचा ने कहा, तुम लोग कहीं रुके तो नहीं थे? वो पूजा पाठ करने वाले और धार्मिक किस्म के इंसान हैं। मैंने उन्हें डरते डरते बताया कि वापस आते हुए अमन ने उसी शमशान घाट के गेट के सामने ही टॉयलेट किया था। यह सुनकर वो मुझ पे बहुत गुस्सा हो गए और भगवान की फोटो वाला एक स्कार्फ लेके शमशान की तरफ भागने लगे। मैं और हमारे कुछ पड़ोसी भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। जब हम शमशान के सामने पहुंचे तो वो देख के मेरा तो मानो पूरा शरीर ही जम गया। हमने देखा कि अमन उसी शमशान घाट के गेट के ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक नींबू था जिसको वो चाट रहा था और ऐसा करते हुए वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। ये सब देख के अमन की मम्मी रोने लगी। हम सब भी बहुत डर गए थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके पास जा सके। तभी बाबू चाचा उसके पास गए और उससे पूछा, यहां क्या कर रहा है? तो अमन किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए बोला, अब ये मेरा शरीर है, तू चला जा यहां से। यह सुन के मैं तो डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। तभी बाबू चाचा जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और वो स्कार्फ अमन के कंधों पे उड़ा दिया। ऐसा करते ही अमन जोर जोर से गुर्राने लगा और चिल्ला भी रहा था। बाबू चाचा जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और तभी अमन बेहोश हो गया। फिर वो उसे गोद में उठाकर घर लाए और उस पर फूंक मार के उसको सुला दिया। उस रात हम सारे पड़ोसी पूरी रात मेरे घर के बाहर बने चबूतरे पर ही बैठे रहे और बातें करते रहे। बाबू चाचा ने बताया कि अमन ने किसी लाश के ऊपर फेंके हुए गुलाब के फूलों के ऊपर टॉयलेट कर दिया था, जिससे उस मरे हुए इंसान की आत्मा अमन के शरीर पर हावी हो गई थी। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी शमशान घाट या कब्रिस्तान के सामने टॉयलेट मत करना, वरना शायद आपका भी वही हाल होगा जो अमन का हुआ था। मेरा नाम मरियम है। मैं मुस्लिम हूं और अहमदाबाद की रहने वाली हूं। और जो मैं बताने जा रही हूं वो 1999 की बात है। उन दिनों मेरे मामा बहुत छोटे थे और उनको कबूतर पालने का बहुत शौक हुआ करता था। उनके पास बहुत सारे कबूतर थे और वो अपने कबूतरों को घर के बाहर ही रखा करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनके कबूतर धीरे धीरे कम होने लगे हैं। इसलिए मामा सारा दिन कबूतरों के पास ही रहते और उनकी रखवाली करते। लेकिन कबूतर दिन में गायब नहीं होते थे, रात में गायब हुआ करते थे। फिर एक रात करीब 3 बजे मेरी खाला बाथरूम जाने के लिए उठी। बाथरूम भी बाहर हुआ करता था। खाला बाहर गईं तो उन्होंने देखा कि बाहर एक लाल रंग की साड़ी में एक औरत हमारे कबूतरों के पास बैठी है और वो मेरे मामा के कबूतर खा रही है। वो सब देख के मेरी खाला को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो उस औरत पे चिल्लाई कि तू क्या कर रही है? चली जा यहां से, तू ही इतने दिनों से हमारे कबूतर गायब कर रही है। यह सुन के उस औरत ने अपना लंबा घूंघट हटाया। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसका चेहरा भी बहुत काला था, जैसे जला हुआ हो।
मेरी खाला समझ गई कि ये कोई औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। उन्होंने आयत पढ़ना चालू कर दिया तो वो चुड़ैल उनके पास नहीं आ सकी और चलकर दूर जाने लगी। आगे जाते हुए उसने फिर से मेरी खाला की तरफ मुड़कर देखा और उसी वक्त वहां से गायब हो गई। उसके बाद मेरी खाला कई दिनों तक बीमार रहीं और तब से मेरे मामा ने भी कभी कबूतर नहीं पाले। मेरी खाला आज भी जब भी ये बात याद करती हैं तो बहुत डर जाती हैं। उसके बाद उन्हें वो औरत कभी दिखाई नहीं दी। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। जब पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि इस दुनिया में भूत प्रेत वाकई में होते हैं। ये 2 साल पहले की बात है। कॉलेज के दिन थे। हम बीटेक के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हुआ करता था। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी। मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में अपने दोस्त की शादी में गया था। मेरा घर भी बिलासपुर में ही है। जहां शादी थी वहां से मेरा घर करीब 5 किलोमीटर दूर था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वहीं रुक जाने के लिए काफी फोर्स भी किया, लेकिन उस रात मेरे घर पर कोई नहीं था, इसलिए मुझे घर जाना ही था। मैरिज सेलिब्रेट करते करते मुझे घर वापस जाने के लिए रात के 11 बज गए थे। वैसे तो रात में गांव के इलाके से अकेले जाने में मैं कभी नहीं डरता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था, जैसे कि मेरा दिल मुझे जाने से रोक रहा हो। लेकिन फिर भी मैं निकल ही गया। मैं जैसे ही निकलने वाला था, मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार मैं भी तेरे साथ तेरे ही घर चलता हूं। उसकी बात सुन के मुझे तो बहुत सुकून मिला। हम दोनों मेरे घर की तरफ निकल गए और करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार 5 मिनट रुको, मैं थक गया हूं। वो भी पैदल चलते चलते थक चुका था और हम दोनों थोड़ी देर वहीं रुक गए। हम दोनों वहां खड़े ही थे कि अचानक मुझे कुछ दूर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही मैं तो बहुत घबरा गया, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि शायद कोई मुसीबत में है, हमें हेल्प करनी चाहिए। और हम धीरे धीरे उस ओर बढ़े जहां से वो आवाज आ रही थी। हम कुछ ही दूर आगे पहुंचे थे कि हमने देखा कि एक लड़की सामने बैठी हुई है। उसने बिल्कुल लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके पास पहुंच के हमने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? तो उस लड़की ने कहा कि मैं बाहर से आई हूं और अनजान हूं और मुझे अपने चाचा जी के घर जाना है। क्या आप जानते हो उन्हें? तुम्हारा नाम क्या है? हमने पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गुर्राहट थी। मुझे तो उससे बात करते हुए भी डर सा लग रहा था, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए हमने उससे पूछा कि कौन है आपके चाचा, उनका नाम क्या है? तो उसने जिसका नाम लिया उनका घर मेरे घर से 1 किलोमीटर पीछे था और मैं उनको अच्छी तरह से जानता भी था। मेरा दोस्त अपना फोन वहीं शादी में ही अपनी बहन को दे आया था और मेरे फोन में भी बैटरी नहीं थी, बस एक टॉर्च लाइटर था। तो मैंने उससे कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे। और वो भी हमारे साथ साथ चल पड़ी। उसी बीच मेरे दोस्त ने दोबारा उसका नाम पूछा। उसने थोड़ा गुस्से में अपना नाम बताया, रेखा। फिर हम 10 मिनट तक चुपचाप चलते रहे। किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर मेरे दोस्त ने कहा कि 1 मिनट रुको, मुझे अपने शूज के लेसेस बांधने हैं। तो मैं पीछे रुका और रेखा थोड़ा आगे जाके रुक गई। क्योंकि मुझे बातें करने की आदत थी, तो मैं भी उसके पास चला गया और उससे बातें करने लगा। मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन फिर जैसे ही मेरा दोस्त हमारे करीब आया, मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उस रात पूरा चांद निकला था और चांद की रोशनी में मैं उसके चेहरे से डर के मारे निकलता पसीना साफ साफ देख पा रहा था। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना डरा क्यों हुआ है। चलते हुए वो बार बार
मुझे जमीन की तरफ देखने का इशारा कर रहा था, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता रहा और हम लगभग उस जगह पहुंचने ही वाले थे जो जगह उस लड़की ने बताई थी कि तभी मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। इतना सफर साथ चलने के बाद भी मैंने उसके पैरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो देखते ही मेरे मुंह से तो जैसे आवाज निकलना ही बंद हो गई। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ऐसा खौफनाक मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उसके कान में धीरे से कहा कि मेरे 3 गिनने पर जितना तेज हो सके यहां से भागना। मैंने इतना कहा ही था कि उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या यह सही रास्ता है? मैंने हां में सर हिलाते हुए जैसे ही अपना हाथ छुड़ाया, मैंने जोर से अपने दोस्त को आवाज लगाई, भाग। मेरे मन में तो ऐसा चल रहा था कि आज हमारी आखिरी रात है और किसी भी टाइम ये हमें खा जाएगी। और हम भागे बहुत तेज, और जो घर उसने बताया था हम वहां पहुंचने ही वाले थे कि हमें एक मंदिर दिखाई दिया। मेरे दोस्त ने कहा कि आज अगर जिंदा रहना है तो हम उस मंदिर में चलते हैं। भागते भागते मेरी सांस फूल चुकी थी। मैं अपनी मम्मी को याद करते हुए रो रहा था और जैसे तैसे करके हम मंदिर तक पहुंचे। बाहर से कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई हमें बुला रहा हो। हम बुरी तरह से डरे हुए चिल्लाने लगे। हमारी चीखें सुनकर उसने जो घर बताया था वहां से एक बूढ़ा आदमी निकला और हमारी तरफ आने लगा। उस वक्त मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुन सकता था। वो जैसे ही मंदिर में आए तो उन्होंने हमारी हालत देखकर हमसे पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे रात में शोर क्यों मचा रहे हो? और तभी ऐसी आवाज आई जैसे बहुत सारे पत्थर पानी में गिर रहे हों। 5 मिनट तक वो आवाज आती रही और धीरे धीरे कम होके एक बहुत जोर से धड़ाम की आवाज आई और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद हमने अपना होश संभाला और उस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताया। हमारी बात सुन के वो आदमी रोने लगा। बोला कि वो मेरी ही भतीजी है और 2 महीने पहले जहां वो हमें मिली थी ठीक उसी जगह लैंडस्लाइड में उसकी मौत हो गई थी और एक टूटे हुए घर में 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। जब उसकी मौत हुई तब वो अपने चाचा के घर ही आ रही थी। हम पूरी रात मंदिर से नहीं निकले। उन्होंने हमें वहीं एक कंबल दिया और बहुत मुश्किल से आखिर में हम सो गए। सुबह जैसे ही हमारी आंख खुली तो मैंने टाइम देखने के लिए अपना हाथ देखा तो जहां से उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा था वो एकदम काला हो चुका था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मैं जो कहानी आप लोगों को बताने वाली हूं वो ज्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सच्ची है। यह सब मेरी मम्मी के साथ हुआ था। आज से करीब 15 साल पहले की बात है। उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज में मैं और मेरी फैमिली, हम लोग एक नए किराए के मकान में रहने के लिए आए थे। हमसे पहले उस घर के मालिक ही रहा करते थे, लेकिन उनके खाली कर देने के बाद वो हमें किराए पर मिल गया था। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर करीब 6 महीने बाद एक दिन अचानक कुछ बहुत अजीब सा हुआ। रात में घर के सब लोग सो रहे थे कि अचानक करीब आधी रात को मम्मी की आंख अचानक खुल गई। आंख खुलते ही मम्मी ने महसूस किया कि उनके लेफ्ट हाथ पे प्रेशर पड़ रहा है, जैसे कि कोई उन्हें खींच रहा हो। उस वक्त मम्मी आधी नींद में ही थी, लेकिन हाथ खींचे जाने के बाद मम्मी की नींद बिल्कुल टूट गई। मम्मी उठी तो देखा कि बेड के साथ में उनके पास एक आदमी खड़ा था। वो देखने में कोई बुढ़ा लग रहा था। उसने सफेद रंग की धोती पहनी थी और वो बहुत ही लंबा था। वो बस मम्मी को लगातार खींचे जा रहा था, जैसे कि वो उनको कहीं लेकर जाना चाहता है।
लेकिन मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली इंसान है, इसीलिए मम्मी बिल्कुल भी नहीं डरी और बिना डरे चुपचाप सोने की कोशिश की। कुछ देर के बाद मम्मी को अपने आप नींद आ गई। अगले दिन सुबह मम्मी उठी तो यही सोच के कि वो जरूर कोई डरावना सपना था, मम्मी ने रात की वो बात भुलानी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने अपना हाथ देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनके हाथ में उंगलियों के साफ साफ निशान थे और उनका वो हाथ दर्द भी कर रहा था। मम्मी ने पापा को रात वाली बात बताई तो पापा ने कहा कि अब वो घर बदल लेंगे। फिर उसके करीब 8-10 दिन बाद उस घर का मालिक हमारे घर आया। वो अपने मरे हुए पिताजी की पहली बरसी के बारे में बात कर रहा था। उसकी बात सुनते ही मम्मी ने उनसे पूछा कि उनके पिता दिखने में कैसे थे, तो उन्होंने बताया कि उनके पिता बहुत लंबे थे और वो धोती पहना करते थे और हमसे ये बात छुपाई गई थी कि वो इसी घर में मरे थे। उसकी बात सुनते ही मम्मी को सब समझ आ गया कि उस रात उन्होंने जो कुछ देखा था वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो तो उस घर के मालिक का पिता था जो 1 साल पहले मर चुका था। ना जाने वो मम्मी को खींच के कहां ले जाने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम अतुल सिंह है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं। अब तो मेरी उम्र हो चली है, लेकिन उन दिनों मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, तब तक जब तक कि मेरा खुद उनसे सामना नहीं हुआ था। बात 1994 की है। मैं बिहार के एक दूर दराज गांव में अपना एक क्लिनिक चलाता था। यही कोई नवंबर का महीना रहा होगा, मुझे अच्छे से याद है। उन दिनों बहुत तेज सर्द हवाएं चला करती थी। रात में कोहरा भी इतना होता था कि इंसान को बाहर जाने में भी डर लगे। उस समय जिस गांव में मेरा क्लिनिक था वहां सिर्फ नाम की ही बिजली थी। वो बहुत सुनसान इलाका था, सड़कों की भी हालत बहुत खराब थी और इन सारी दिक्कतों के बीच में मैं और मेरी वाइफ उस गांव में ही एक किराए के घर में रहा करते थे, जो कि हमारे क्लिनिक से करीब 1 किलोमीटर दूर था। मेरी शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, इसीलिए मैं अभी अपने डॉक्टर वाले काम पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। एक दिन जब मैं अपने क्लिनिक से मरीजों को देख के घर पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। मैं भी बहुत थक चुका था, इसलिए खाना खाने के बाद मैं और मेरी वाइफ दोनों सोने चले गए। ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मुझे लेटते ही नींद आ गई। लेकिन कुछ देर बाद ही मेरी वाइफ ने मुझे जगा दिया। मैं अधमने मन से उठ के बोला कि अब क्या है, तो उसने कहा कि कोई दरवाजे को पीट रहा है। मैंने भी दरवाजा पीटने की आवाज सुनी। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि लगता है आज फिर कोई गांव में बीमार हो गया है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी रात को पता नहीं अब कौन आ गया है। मैंने ऑयल लैंप जलाया और दरवाजे को जाके खोला। दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक औरत खड़ी है। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। उन दिनों गांव की औरतें बाहर जाते हुए अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया करती थी। क्या बात है, मैंने पूछा, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसकी आवाज से मालूम पड़ रहा था कि उसकी उम्र 25 से 27 के आसपास होगी। मैंने उससे कहा कि इतनी रात को मैं बाहर नहीं जा सकता, तुम कल दिन में आ जाना। लेकिन वो रोती हुई बोली कि अगर मैं नहीं गया तो उसका बेटा मर जाएगा, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो वो बोली कि वो पास ही के एक गांव चिनपुर की है और उसके ससुर का नाम रामधनी महतो है। वो बहुत बूढ़े आदमी हैं, चल फिर नहीं सकते, और उसका पति कैलकाटा में नौकरी करता है। घर पे और किसी के ना होने के कारण उसे खुद ही इतनी देर रात को आना पड़ा। उसकी बात सुन के मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया।
मैंने ठंड वाले कपड़े पहने, अपना बॉक्स लिया और अपनी वाइफ को दरवाजा बंद करने को बोलकर साइकिल लेके उसके साथ चल पड़ा। रात में ठंड बहुत ज्यादा थी। मैं अपनी साइकिल को साथ में लेके उस औरत के साथ पैदल ही चल रहा था। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। गांव का एक भी आदमी बाहर नहीं दिख रहा था। सुनसान रास्ते, नवंबर का महीना, कोहरा भी बहुत घना था और रह रह के दूर खेतों से सियार के रोने की आवाज सब कुछ माहौल को बहुत डरावना बना रहे थे। वो औरत शायद ज्यादा बोलती नहीं थी। पूरे रास्ते उसने ज्यादा बात नहीं की, बस जल्दी चलने को ही बोलती रही। करीब 10-15 मिनट चलने के बाद उसका गांव आ गया। उसने कहा कि यदि हम इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। मैं उस रास्ते को अच्छे से जानता था। वो बहुत खराब रास्ता था। उस रास्ते में बांस के बहुत सारे पेड़ थे और बगल में तालाब होने के कारण उस रास्ते में हमेशा कीचड़ रहता था। लोग उस रास्ते का इस्तेमाल ना के बराबर ही करते थे। कुछ लोग तो ये भी बातें करते थे कि उस रास्ते के बांस के पेड़ों पे भूत रहा करते हैं, लेकिन मैं इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। अब क्योंकि वो रास्ता खराब था, इसलिए मैंने कहा कि मैं दूसरे रास्ते से साइकिल से आता हूं, आप जाओ। लेकिन वो औरत जिद करने लगी कि नहीं, आप इसी रास्ते से चलें, नहीं तो देर हो जाएगी। मैं जानता था कि इस रास्ते से मैं साइकिल लेके नहीं जा पाऊंगा, लेकिन वो औरत जिद किए ही जा रही थी कि आप इसी रास्ते से चलें। एक बार तो उसकी बातों से ना जाने क्या हुआ कि मैं उस रास्ते की सच्चाई जानते हुए भी उस रास्ते से जाने को तैयार हो गया। लेकिन वहां पहुंचते ही मेरा पैर कीचड़ में धंस गया। मैंने आगे जाने को साफ मना कर दिया। अब वो औरत और भी ज्यादा जिद करने लगी। उसकी आवाज में अब उस रोने वाली गुहार की जगह गुस्सा आ गया था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैं अपनी साइकिल दूसरे रास्ते की तरफ घुमाने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने मेरी कलाई को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचना चाहा। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसे ये बोलते हुए कि मैं उसके घर दूसरे रास्ते से जा रहा हूं, वो बेकार की चिंता ना करे, मैं उसके घर जल्द ही पहुंच जाऊंगा। मैं वहां से जाने लगा। जाते जाते मैंने मुड़ के देखा तो वो औरत अपने घर जाने की बजाय मेरी तरफ देख रही थी। कोहरा ज्यादा होने की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं देख सका। मैं जितनी जल्दी हो सकता था उतनी तेज साइकिल को ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर रात के अंधेरे में चलाते हुए आखिर उसके गांव में पहुंच ही गया। मैं उस औरत के घर पर पहुंच गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, ना ही दरवाजे पर वो औरत खड़ी थी। मैंने सोचा कि हो सकता है वो औरत घर पहुंच के अपने बेटे के पास चली गई होगी। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से दरवाजे को खटखटाया, लेकिन इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। 8-10 बार इसी तरह दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब कोई जवाब ना मिला तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक तो इतनी रात को मैं इस ठंड में आया हूं और ये औरत दरवाजा भी नहीं खोल रही है। तब तो उसे बहुत जल्दी थी, अब क्या हुआ? अब मैं दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा और रामधनी महतो का नाम लेके भी आवाजें लगाने लगा। मुझे लगा शायद ये नाम सुन के ही कोई बात बने, लेकिन इसके बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैं और परेशान हो गया। मैंने सोचा अगर इस बार भी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैंने फिर से आवाज लगाई और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। मैं बिना उस बच्चे को देखे वापस नहीं जाना चाहता था। मेरी आवाज सुन के पड़ोस के घर वाले जाग गए। उनमें से किसी ने अपने घर से ही आवाज लगा के पूछा कि कौन हो भाई, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने उसे अपना नाम बताया कि मैं डॉक्टर अतुल सिंह हूं। यह सुनने के बाद कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब आप इतनी रात को क्यों आए हैं? मैंने उन लोगों को सारी बात बताई और बोला कि अब जब मैं यहां आ गया हूं तो ये लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं।
ना जाने क्यों मेरी बातों को सुनकर उन लोगों ने बहुत अजीब सा रिएक्ट किया। एक आदमी ने मुझसे कहा कि आपको पक्का याद है कि उस औरत ने इसी घर का पता आपको बताया था। मैंने झुंझलाते हुए बोला, हाँ भाई, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो लोग आपस में ही कुछ हल्की हल्की आवाज में बातें कर रहे थे। मैं उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा था, बस इतना ही सुन पाया कि किसी ने कहा कि वो जरूर वो चुड़ैल होगी। चुड़ैल की बात सुनकर मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं। तो उनमें से एक ने लालटेन की रोशनी को दरवाजे के करीब ले जाते हुए मुझे नीचे देखने को कहा, तो मेरे होश ही उड़ गए। उस दरवाजे पे, जिस पे मैं पिछले 10 मिनट तक दस्तक दे रहा था, उस पे तो ताला लटका हुआ था। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वो लोग मुझे एक घर में ले गए। उनके साथ अब और भी बहुत से लोग आवाज सुनकर आ गए थे। फिर उन्होंने जो मुझे बतलाया, उसे सुनकर मेरी जो हालत हुई वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि जिस औरत के बारे में मैं बात कर रहा था वो तो 3 महीने पहले ही मर चुकी थी। वो औरत प्रेग्नेंट थी और एक रात को उस औरत को प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन हुआ। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती देख उसके ससुर ने डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, तो कुछ लोग आपके पास आपको बुलाने गए तो पता चला कि आप नहीं हैं। आप शायद अपने शहर गए हुए थे। काफी कोशिशों के बाद भी उस औरत और उसके बच्चे को नहीं बचाया जा सका। दर्द में तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। उसकी चीखें सुनसान रात में पूरे गांव में गूंज रही थी। आखिर में एक जोर की चीख के साथ वो अपने और अपने होने वाले बच्चे के साथ इस दुनिया से चल बसी। इसके बाद कई बार उसे कई लोगों ने देखा है, उसी बांसवारी वाले रास्ते में अपने बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ी रहती है। वो अब चुड़ैल बन चुकी है। इन बातों को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वो औरत अपनी मौत की वजह मुझे मानती है और इसलिए वो मुझे मारने के लिए अपने साथ यहां लेकर आई थी। हालांकि उसके मरने में मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे मारना चाहती थी। यह बात सुनकर मैंने सोचा कि आज तो मैं किस्मत से बच गया, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की थी। कुछ देर वो लोग इसी बारे में बातें करते रहे। उनकी बातों को सुनकर मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मुझे अब अपनी वाइफ की फिक्र होने लगी थी। मैं वापस अपने घर जाना चाहता था। रात के 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अकेले घर जाऊं। उन लोगों में से 5 लोगों ने मुझे मेरे घर छोड़ने को कहा। मैं उनके साथ अपने घर जाने लगा। मैं अब अपने घर पहुंच चुका था। वो लोग भी अब अपने घर को चले गए। मैं अब भी बहुत परेशान था। मुझे परेशान देख के मेरी वाइफ बोली कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और कहा कि सब ठीक है। लेकिन सुबह जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो भी बहुत ज्यादा डर गई और कहा कि आइंदा से मैं रात में मरीजों को देखने कभी नहीं जाऊंगा। मेरा नाम नागेंद्र सिंह भाटी है और मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चित्तौड़गढ़ के फेमस किले की बात है। आपने शायद सुना होगा कि ये किला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किला है। इसीलिए यहां पे बहुत सारे टूरिस्ट भी घूमने के लिए आया करते हैं। तो आज से करीब 10-12 साल पहले एक फॉरेनर आया था किले में घूमने के लिए। वो दिवाली का दिन था। तो जो फॉरेनर आया था वो पूरे दिन किले में घूमा और रात में किले के पास ही बने एक गेस्ट हाउस में रुक गया। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अकेला ही किले में वॉक के लिए निकल गया। किले में घूमते घूमते वो बहुत अंदर तक जा चुका था। आगे पहुंचा तो उसने देखा कि आगे कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही है। उसने उस रोशनी के पास जाके देखा
तो वहां लोगों की चहल पहल थी और मेला सा लगा हुआ था। उसने सोचा शायद दिवाली की रात है, इसीलिए कोई मेला लगा होगा। वो उस मेले में चला गया और वहां से कुछ वुडन हैंडीक्राफ्ट्स भी खरीद के लाया और वापस अपने गेस्ट हाउस में आके सो गया। सुबह जब उसने गेस्ट हाउस के इंचार्ज से पूछा कि रात में यहां कोई मेला लगता है क्या, किले में, तो वो इंचार्ज बोला, नहीं तो, किले में तो कोई मेला नहीं लगता। तो उस फॉरेनर ने बोला कि नहीं, किले में मेला लगता है, और उसने वो हैंडीक्राफ्ट्स भी दिखाए जो उसने रात में खरीदे थे। वो फॉरेनर उसे उस जगह भी ले गया जहां रात में मेला लगा था, लेकिन वहां जाके देखा तो वहां पे सिर्फ वीरान खंडर थे। आज से 500 साल पुरानी दुकानें बनी हुई थी जो अब खंडर हो चुकी थी। तब उसे पता लगा कि रात में जिनसे उसने सामान लिया था वो इंसान नहीं, भूत थे। शायद उन लोगों के भूत जो 500 साल पहले इस किले में रहा करते थे। मेरा नाम श्रुति है और ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं, ये सब मेरे मामा जय प्रताप सिंह तोमर के साथ हुआ था। ये सब उस टाइम की बात है जब मेरे मामा इंदौर में नौकरी किया करते थे। गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले वो एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करते थे। उनका एक फ्रेंड था जो उन्हीं के साथ वहां काम किया करता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तब उनकी जॉब को 2 साल ही हुए थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। मामा बताते हैं कि वो दोनों दोस्त कम और भाई ज्यादा थे। मामा ने बताया कि एक दिन हर रोज की तरह वो उस दिन भी ऑफिस गए और जब ऑफिस पहुंचे तो उनका दोस्त, जिसका नाम निखिल था, उसने उनसे बोला कि यार तू कभी मेरे साथ मेरे घर नहीं चलता, लेकिन इस बार तो तुझको चलना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी शादी है। उन दिनों नाना जी की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी और मेरे मामा एक ही बेटे हैं मेरे नाना के, इसलिए वो उनको छोड़कर नहीं जा सकते थे। इसलिए उनको नाना के साथ ही रुकना पड़ा। पर मेरे मामा ने निखिल से बोला कि भाई मैं तेरे साथ अभी तो नहीं चल सकता, पर बाद में जरूर आऊंगा। वो थोड़ा नाराज तो हुआ, लेकिन उनके बहुत बोलने के बाद वो मान गया। फिर क्या था, देखते ही देखते 1 साल बीत गया, पर मामा उनके घर किसी ना किसी वजह से नहीं जा पाए। इसी बीच मामा के दोस्त ने भी ऑफिस छोड़ दिया था, क्योंकि बताते हैं कि उनका एक लड़का हो गया था। मामा ने निखिल के जाने के बाद बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर उसका नंबर हमेशा बंद मिलता था। इंदौर में जहां मामा का दोस्त रहता था, मामा उस जगह भी गए तो उसके एक रूममेट से उनके घर का एड्रेस मिल गया और बस मामा ने उनके घर जाने का फैसला किया। मामा निकल पड़े मध्य प्रदेश के एक गांव की तरफ, जिसका नाम बिठरवाड़ था। मामा को उस जगह पहुंचते पहुंचते रात हो गई और जिस जगह उनको बस ने उतारा था वो इलाका भी बिल्कुल सुनसान था। आसपास मामा के अलावा कोई भी नहीं था। थोड़ा चलने पर मामा को एक आदमी मिला। उसको देखकर उनकी जान में जान आई। मामा उस आदमी की तरफ जा तो रहे थे, पर पास जाते जाते पता नहीं क्यों उनको बहुत डर सा लग रहा था। पास जाने पर उन्होंने देखा कि ये तो उनका दोस्त निखिल है। मामा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उससे पूछा, अरे निखिल, तू यहां कैसे? तो उसने बताया कि तेरे आने की खबर मुझे रवि ने दे दी थी। रवि उसका रूममेट था जिससे मामा ने उसका एड्रेस लिया था। फिर उसने बोला कि चलो घर चलते हैं। मामा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मामा ने पूछा कि तुझे कैसे पता कि मैं रात की बस से आ रहा हूं? निखिल ने बात काटते हुए बोला कि ये सब छोड़, तू बता अपने बारे में, क्या हाल है? और फिर बातों बातों में मामा भूल ही गए कि निखिल वहां कैसे आ गया था। कुछ दूर जाने पर मामा ने बोला कि यार मुझे तो बहुत भूख लगी है। अभी तेरा घर और कितनी दूर है? कोई छोटा रास्ता नहीं है क्या? तो निखिल ने कहा कि छोटा रास्ता है तो सही, लेकिन वो कच्चा रास्ता है जो कि खेतों के बीच से जाता है
और वो बहुत खतरनाक है। मामा बोले कि यार तू कैसी बातें करता है, डरावना कुछ नहीं होता। और मामा अपनी जिद पर अड़ गए उसी रास्ते से जाने के लिए। और आखिर में वो दोनों उसी कच्चे रास्ते से होते हुए जाने लगे। लेकिन वहां से जाते हुए मामा को बहुत डर सा लग रहा था, क्योंकि वो अपने दोस्त को बार बार देख तो रहे थे, पर उसका चेहरा उनको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब कि उनको उसका चेहरा दिख तो रहा था, लेकिन उनके दिमाग में उसके चेहरे की तस्वीर नहीं बन पा रही थी। अब वो दोनों चल ही रहे थे कि मामा को लगा कि उनके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर अचानक से चलते चलते निखिल ने भी बोलना बंद कर दिया। वो बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे कि कोई जिंदा लाश चल रही हो। और अब और भी साफ साफ सुनाई देने लगा था कि कोई और भी उनके साथ साथ चल रहा है। तभी एक बहुत बड़े पेड़ के सामने पहुंच के मामा का दोस्त गायब हो गया। और तभी मामा ने देखा कि उनके सामने जो पेड़ है उस पर एक औरत बैठी हुई है। वो देख के तो मामा बहुत ही ज्यादा डर गए और डर के मारे वहीं जम गए। और पलक झपकते ही वो औरत पेड़ से उतर के उनके सामने आकर खड़ी हो गई। और अब उसके हाथ में एक बच्चा भी था, लेकिन उस बच्चे का सर नहीं था। ये देख के मामा वहीं बेहोश हो गए। कुछ टाइम बाद जब मामा को होश आया तो उनका वो दोस्त उनके सामने ही खड़ा था। दोस्त को अपने सामने देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कहां चले गए थे? मैंने उस पेड़ पर एक औरत को देखा जिसने एक बच्चा लिया हुआ था। मामा बहुत थके हुए थे और बहुत डरे भी हुए थे। उनके दोस्त ने उनकी बात काटते हुए बोला, ये सब छोड़ो, तुम इतने लंबे सफर से आए हो, तुम थक गए होगे, चलो घर चलते हैं। मामा को पता नहीं क्या हो गया था कि वो भी उसके साथ ही चल दिए। लेकिन फिर थोड़ी दूर जाने पर मामा को फिर से लगने लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है। लेकिन इस बार मामा उस औरत को साफ साफ देख पा रहे थे। वो निखिल के साथ साथ ही चल रही थी। उसने अपना पल्लू सर पे डाला हुआ था, इसलिए उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। मामा में अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। वो बस चुपचाप चले जा रहे थे, मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे। कुछ दूर जाने पे मामा ने देखा कि अब वो बच्चा जो पहले उस औरत के हाथ में था, वो अब उनके दोस्त के कंधे पर बैठा हुआ था। ये देख के तो उनके दिल ने तो जैसे धड़कना ही बंद कर दिया था। मामा मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, आज पक्का मारा जाऊंगा। हजारों ख्याल एक साथ उनके दिमाग में आ रहे थे। वो अपने मरने का इंतजार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि जो बच्चा अभी तक उसके कंधों पर बैठा था, अब उसके हाथ नीचे लटक रहे हैं, इतने लंबे कि वो जमीन तक पहुंच रहे थे। मामा ने हिम्मत करते हुए ऊपर उसके चेहरे की तरफ देखा तो देखा कि उसका सर कटा नहीं हुआ था, बल्कि वो गर्दन से पीछे की तरफ लटक रहा था। मामा बस बेहोश ही होने वाले थे कि वो चिल्लाए, निखिल देख तेरे कंधों पर कौन बैठा है। लेकिन तभी मामा ने देखा कि निखिल का तो कोई चेहरा ही नहीं है। मामा उसी वक्त वहां से भागे और तब तक भागते रहे जब तक उनको लाइट नहीं दिखाई दी। भागते हुए उनको लग रहा था कि कोई उनके साथ साथ भाग रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मामा भागते भागते एक गांव की तरफ आ गए और कुछ लोगों के पास पहुंचकर रुके। उनके पास पहुंचते ही मामा बेहोश हो गए। सुबह जब आंख खुली तो पता चला कि निखिल और उसकी वाइफ और उनका 2 महीने का बच्चा मर गए हैं। मामा ने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि एक दिन उनका बच्चा बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि इसको शहर के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और वो लोग खेतों के रास्ते से जा रहे थे ताकि जल्दी पहुंच जाएं। पर वहां से जाते हुए रास्ते में एक बिजली का खंभा टूटा और बिजली का तार उन पर गिर पड़ा और उन तीनों की वहीं मौत हो गई। मैं जो इंसिडेंट आपको बताने जा रही हूं, ये बिल्कुल सच है और ये मुंबई में हुआ था। ये मेरी फ्रेंड की अम्मी के साथ हुआ था।
आंटी एक शादी में गई हुई थी। जहां वो रहती हैं वहां से कुछ 4-5 स्टेशन की दूरी पे वो जगह थी जहां वो शादी में गई थी। शादी से वापस आते हुए उन्हें बहुत देर हो गई थी। वो लास्ट लोकल ट्रेन में बैठ गईं। क्योंकि वो आखिरी ट्रेन थी इसीलिए वो पूरी खाली थी। सिर्फ आंटी ही अकेली उसमें बैठी हुई थी। लेकिन फिर अगले स्टेशन पर एक और लेडी उस ट्रेन में चढ़ गई। आंटी ने उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। वो बहुत सजी धजी हुई थी, सर से लेकर पैरों तक सजी हुई थी, किसी दुल्हन की तरह। आंटी उस ट्रेन में अकेली थी इसीलिए वो औरत भी उन्हीं के पास आकर बैठ गई। साथ बैठे हुए उन्होंने एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें भी की। बात खत्म हुई तो वो दोनों अपनी अपनी खिड़कियों में देखने लगे। आंटी अपने साइड वाली खिड़की में देख रही थी और वो दूसरी औरत अपने अपोजिट साइड वाली खिड़की में देख रही थी। आंटी बीच बीच में उस औरत की तरफ भी देख रही थी। तभी आंटी की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उन्होंने उसके पैरों की तरफ देखा तो वो बहुत डर गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो उस औरत की पैरों की उंगलियां थीं, लेकिन अचानक से उसकी उंगलियां गायब हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि उसके पैरों के पीछे वाला हिस्सा सामने की तरफ था। वो ये देखकर बहुत डर गई। उनकी समझ में आ गया कि वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। उनकी नजरें अब भी उसके पैरों पर ही थी, लेकिन तभी वो औरत बहुत गुस्से से आंटी की तरफ मुड़ी और आंटी को घूरने लगी। आंटी ने जोर जोर से कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही वो औरत चलती ट्रेन से कूद गई। ये सब देख के आंटी इतना डर गई कि वो अगले स्टेशन पे ही उतर गई और वहां जो पुलिस वाले थे उनको सब कुछ बता दिया। आंटी ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें उनके घर तक छोड़ दें। उनकी हालत देखकर पुलिस कांस्टेबल्स उन्हें उनके घर तक छोड़ने आए। उस रात के बाद से उन्होंने देर रात अकेले सफर करने से तौबा कर ली। मेरा नाम अमन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं, और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल सच्ची है। ये लगभग 20 साल पहले की बात है। मेरे पापा के एक चचेरे भाई हैं जिनका नाम मनोज है। मनोज उस समय जवान थे और रात रात भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करते थे। एक रात करीब 2 बजे के बाद अपने दोस्तों से विदा लेने के बाद वो अपनी बिल्डिंग के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और सिगरेट पीने लगे कि तभी एक औरत जिसने बुर्का पहना हुआ था और अपनी गोद में एक बच्चा लिए हुए थी, मनोज से आकर बोली, भैया मुझे जरा बाथरूम जाना है, क्या आप मेरे बच्चे को संभाल लेंगे? मनोज ने शराब भी पी हुई थी और वो नशे में भी था, इसलिए उस समय उन्हें ज्यादा कुछ नहीं सूझा। नशे में ना होते तो शायद इतनी रात बच्चे के साथ किसी औरत को देखकर जरूर सोचते कि ये यहां क्या कर रही है। उन्होंने बच्चे को ले लिया और वो औरत पास ही के एक पब्लिक टॉयलेट में चली गई। बहुत देर हो गई लेकिन वो औरत वापस नहीं आई, और साथ ही मनोज को महसूस होने लगा कि वो बच्चा जो उसने गोद में लिया हुआ था वो भी साइज में थोड़ा बड़ा हो चुका है और उसका वजन भी बढ़ गया है। मनोज को लगा कि शायद नशे की वजह से उसे ऐसा वहम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे का वजन और बढ़ता चला गया और अचानक मनोज का माथा ठनका। उसने सोचा कि उस औरत को गए काफी वक्त हो चुका है और साथ ही ये बच्चा भी कुछ अजीब है। उन दिनों शहर में बहुत ज्यादा क्राइम था और गुंडागर्दी रहती थी, इसीलिए एक औरत का इस तरह रात में अकेला निकलना और भी ज्यादा खतरनाक था। मनोज उठा और उस टॉयलेट की तरफ चल दिया जिस टॉयलेट में वो औरत गई थी, और उसके बाहर जाकर उस औरत को आवाजें लगाने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी गोद में जो बच्चा है वो कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है और उसके पैर भी बहुत लंबे हो गए हैं, इतने लंबे कि वो नीचे जमीन को छू रहे थे। वो समझ गया
कि वो औरत और ये बच्चा जरूर कोई छलावा है, और उन्हें अपने दादाजी की बात याद आ गई कि अगर कोई छलावा हम पर चढ़ जाए या हमने उसे पकड़ा हो तो उसे जोर से जमीन पर पटक देना चाहिए और भाग जाना चाहिए। मनोज ने ठीक वैसा ही किया। हाथ में पकड़े उस चीज को जोर से जमीन पर पटका और तेजी से बिल्डिंग की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी बाईं तरफ गई। उसने देखा कि वही बुरखे वाली औरत उनकी बिल्डिंग के सामने खड़ी है, और ठीक उनकी बिल्डिंग जितनी ही लंबी हो चुकी है। वो बिल्डिंग कुछ 15 मीटर ऊंची थी और वो औरत भी उतनी ही लंबी हो चुकी थी। ये देख के मनोज के तो होश ही उड़ गए और वो बिना कुछ सोचे समझे पीछे की तरफ भागने लगा, जिस तरफ हमारा घर था। वो भागते भागते हमारे घर पहुंचा। उस समय तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। घर पर सभी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, इतना डरे क्यों हुए हो। मनोज ने सब कुछ बता दिया। इसके बाद मनोज को 3 हफ्तों तक बहुत तेज बुखार आया और वो बिस्तर पर ही पड़े रहे। उस रात के बाद मनोज ने शराब और सिगरेट पीना और आवारागर्दी करने जैसी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। मेरा नाम फेक्स है और मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। यूं तो ये भारत का एक छोटा सा स्टेट है, पर यहाँ पे सुंदर पहाड़, नदी, झील और बहुत सारे घने जंगल हैं। ये जंगल दिन में देखने में जितने सुंदर लगते हैं, रात में ये जंगल उतने ही खतरनाक बन जाते हैं। मैं आपको अपनी 2 कहानियां बताने जा रहा हूं। ये पहले वाली कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर जब वो जिंदा थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो जवान थे तो वो लोग ज्यादातर गांव में ही रहा करते थे और खेती करते थे। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ के ज्यादातर लोग खेती ही करा करते हैं, और पुराने जमाने में गांव के लोग खेती करके ही अपना गुजारा करा करते थे। तो दादाजी ने मुझे बताया कि जब वो लोग खेती करते थे तो रात को वहीं खेत में ही एक छोटे से बांस के बने घर पे सोते थे और खेत की रखवाली करते थे, ताकि कोई जंगली जानवर खेत में ना आ जाए। दादाजी ने बताया, ऐसे ही एक साल खेती का सीजन था। मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरा एक छोटा भाई, हम लोग खेत में ही काम कर रहे थे। मैंने मेरे कुछ दोस्तों को भी बुला लिया था मदद करने के लिए। हमने दिन भर खेत में काम किया और फिर शाम को घर जाते वक्त मेरे पापा ने कहा कि आज तुम्हें खेत में ही सोना है और फसल का ध्यान रखना है। मुझे खेत में सोना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर क्योंकि पापा ने कहा था इसीलिए मैं मना भी नहीं कर पाया। मैंने अपने साथ एक दोस्त को भी वहीं मेरे साथ रुकने को बोला और वो मान गया। शाम के शायद 6 या 7 बजे थे। हम दोनों बहुत थक गए थे। रात में हम दोनों अकेले ही थे, इसीलिए हम दोनों ने शराब पी, ये सोच के कि शायद कुछ थकान उतर जाए। हम दोनों खेत में बने घर के बाहर बांस से बनी एक चारपाई पे बैठे थे। मेरा दोस्त पता नहीं पीते पीते कब सो गया। शायद वो बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए मैंने भी उसे जगाना ठीक नहीं समझा। तो मैं वहीं एक कोने में जाकर बीड़ी पीने लगा। मैं वहां खड़ा बीड़ी पी ही रहा था कि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। पहले ऐसी हवा नहीं चल रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से बीड़ी पीना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई खेत में चल रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त टॉयलेट जाने के लिए उठा होगा, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खेत में पानी भरा था और कुछ ही मिनट बाद मुझे ऐसे लगा कि कोई खेत में भरे पानी में चल रहा है। अब भी मुझे यही लगा कि शायद वो मेरा दोस्त ही है, क्योंकि इतनी रात वहां कोई और नहीं आ सकता था। मैंने उसे आवाज देते हुए पूछा कि तुम उठ गए क्या, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पीछे मुड़ के उस तरफ देखा जहां वो सो रहा था, तो देखा कि वो तो वहीं गहरी नींद में ही सो रहा था। मेरे दिल में उसी वक्त बहुत ज्यादा डर आ गया। अगर वो वहां सो रहा था तो फिर बाहर कौन था?
कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं घुस आया था खेत में। मैंने एक डंडा उठाया और खेत के चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर तभी अचानक मुझे वो दिखाई दिया। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, एक लंबा सा आदमी इतनी तेजी से वहां से भागा जैसे कोई तेज जानवर हो, और भागते हुए उसने एक बड़े से पेड़ के ऊपर छलांग मारी और एक झटके में पेड़ के ऊपर चढ़ गया और गायब हो गया। ऐसा करना किसी इंसान के बस का नहीं था। मैं कुछ सेकंड्स तक उसी तरफ देखता रहा, मानो कि मैं बर्फ की तरह जम गया हूं। फिर उसी वक्त मुझे दूसरी तरफ से किसी के दौड़ने की आवाज आई। वो मेरा दोस्त था, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने मुझसे पूछा, तुम कहां चले गए थे? क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने बताया कि जब वो सो रहा था तब उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साथ चारपाई पर लेटा हुआ है। पहले तो उसे लगा कि वो मैं हूं, पर कुछ देर बाद वो जो कुछ भी था एक अजीब सी आवाज निकालने लगा, बिल्कुल किसी सूअर की तरह। उसको लगा कि मैं नींद में खर्राटे मार रहा हूं और उसने मुझे जोर से हिलाया, पर वो जो भी था जरा सा भी नहीं हिला, जैसे कि कोई चट्टान हो। फिर मेरे दोस्त ने जब उठकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस इंसान का चेहरा पूरा बालों से भरा था और उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, और वो उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। वो देख के जब उसके मुंह से चीख निकली तो वो शैतान इतनी तेजी से वहां से भागा कि कोई नॉर्मल इंसान भाग ही नहीं सकता था। ये सब सुनकर मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया था। हम दोनों उसी वक्त वहां से भागे और जल्दी से अपने गांव पहुंचे। घर पहुंच के हांफते हुए उसने मुझसे पूछा, वो क्या था? मैंने कहा, पता नहीं। हम दोनों ने एक ही शैतान को देखा था। शैतान इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंसान तो वो पक्का नहीं था। पता नहीं अगर उस दिन मेरी नजर उस पर नहीं पड़ी होती तो वो हमारे साथ क्या करने वाला था। हम दोनों ने अपने घर वालों को भी सारी बात बताई, और उस दिन के बाद से हमने खेत में अकेले सोना बंद कर दिया। ये जो दूसरी कहानी मैं बताने जा रहा हूं, ये भी बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं जब 7 साल का था तब गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने गांव दादा दादी जी के पास गया था। गांव में हमारे घर के पड़ोस में एक और घर था जिसमें एक बुढ़े आदमी और औरत रहते थे। वो दोनों वहां अकेले ही रहा करते थे क्योंकि उनके बच्चे ज्यादातर शहर में ही रहते थे। जिस दिन मैं अपने गांव पहुंचा उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। शाम को दादा दादी, मैं और मेरी मम्मी हम सब आग जलाकर बैठे हुए थे, और कुछ देर बाद जैसे ही हम खाना खाने के लिए बैठे, हमारे पड़ोस से चिल्लाने की आवाज आने लगी। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी हमारे घर पे वो पड़ोस वाला बूढ़ा आया। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने मेरे दादा को बुलाया और जल्दी से अपने घर ले गया। सुबह जब मैंने अपनी दादी से पूछा कि कल रात क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि कल शाम को उन दोनों को रात में अपने खेत से वापस आने में बहुत देर हो गई थी। वो दोनों बहुत भीग चुके थे, इसलिए दोनों ने जल्दी से आग जलाई, और फिर कुछ देर बाद जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, उनको सुनाई दिया कि कोई सीढ़ी से चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। हमारे गांव के घर जमीन से ऊपर बने होते हैं, करीब 6 फीट ऊपर। इसलिए घर में जाने के लिए हर घर में सीढ़ी लगी होती है। तो उन्होंने सुना कि कोई सीढ़ी से होते हुए ऊपर आ रहा है। उन्हें लगा कि शायद गांव का ही कोई आदमी है, और जैसे ही दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो एक काला सा इंसान, देखने में बिल्कुल किसी परछाई जैसा, जिसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, सीधा उनके सामने आकर बैठ गया। जब वो आकर बैठा तब वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। दोनों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। दोनों किसी पुतले की तरह वहां बैठे थे। वो जो कोई भी था या जो कुछ भी था,
वो करीब 10 मिनट तक वहीं बैठा रहा और फिर वहां से उठ के चला गया। उसके जाने के बाद वो दोनों नॉर्मल हुए। नॉर्मल होते ही उस बुढ़िया ने एक जोर की चीख मारी और फिर वो बेहोश हो गई। जब मेरे दादाजी ने वहां जाकर देखा तो उनके घर में वाकई में कीचड़ से आए हुए पैरों के निशान थे, लेकिन पैरों के निशान सिर्फ आने के थे, जाने के नहीं। ये देखकर सब डर गए। फिर अगले दिन वो औरत बहुत ज्यादा बीमार हो गई। पूजा वगैरह भी करवाई गई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों को भी दिखाया गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए और उसकी मौत हो गई। मैं आज भी उस बारे में सोचता हूं तो डर जाता हूं कि वो क्या था। मेरा नाम साहिल है। आज से 2 साल पहले मेरी मौसी का लड़का एक एक्सीडेंट में मारा गया था। हमारे मराठी लोगों में जब किसी की मौत होती है तो उस दिन से लेकर अगले 12 दिनों तक घर में पूजा पाठ करवाया जाता है। इसलिए इन 12 दिनों तक मैं अपनी मौसी के घर में ही था। मौसी का घर बहुत बड़ा है। मुझे और मेरे मामा के लड़के को एक सेपरेट रूम दिया गया था। हम दोनों रात में बहुत लेट सोया करते थे। तीसरे दिन के बाद हर रोज रात 3 बजे हमें हमारे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आती थी। अगले 4-5 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रोज रात को किसी के चलने की आवाज आती। 9वें दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम कल सुबह सबसे पूछेंगे कि रात को हमारे कमरे के पास कौन चलता है। सबसे पूछा तो सबका एक ही जवाब था, मैं नहीं था। फिर 10वें दिन हर रोज की तरह रात को 3 बजे चलने की आवाज आना शुरू हो गई। ठीक उसी वक्त मेरा भाई, मतलब कि मेरे मामा का लड़का, टॉयलेट के लिए गया हुआ था और मैं कमरे में अकेला था। मैं डर गया। उस वक्त लाइट भी बंद थी। हल्की सी लाइट एक कोने में लगी हुई थी। मैं भागने के लिए बिस्तर से उठा ही था कि उसी वक्त वो चलने की आवाज एक जगह पर आकर रुक गई। तब तो मैं और ज्यादा घबरा गया और उसी वक्त मेरी मौसी का लड़का, जो 10 दिन पहले एक्सीडेंट में मर गया था, वो मेरी आंखों के सामने एक कोने में खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने देखा कि उसके कपड़े बुरी तरह से फटे थे और वो बुरी तरह से घायल था, ठीक वैसे ही जैसे एक्सीडेंट के बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। मैं इतना डर गया था कि चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसने हल्के से मेरा नाम लिया, साहिल। और मैं वहीं डर के मारे बेहोश हो गया। मैंने उस बारे में मामा के लड़के को भी बताया। हम दोनों फिर उस रूम में कभी सोने नहीं गए। 12वें दिन सुबह मेरे मामा रो रहे थे। उन्होंने बताया कि कल रात ठीक 3 बजे उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैं हॉल में ही सोया हुआ था। मैं नींद से उठा और हल्के से सेफ्टी डोर खोला तो देखा कि मेरी मौसी का लड़का प्रणीत आया था। मामा ने बताया कि मैंने उसे अंदर कमरे में लिया और खूब सारी बातें की और फिर ठीक 4:03 पर वो घर से निकला और कहने लगा कि अब मैं मां से मिलने जा रहा हूं। वो चला गया और मैं फिर से सो गया। 4:05 पर मेरी आंख फिर से खुली। 2 मिनट पहले जो हुआ था उस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी आंखें भी उस वक्त इतनी नींद में थी जैसे कि मैं 7-8 घंटे की नींद के बाद उठा हूं। वो सब सपना था या हकीकत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोपहर में मौसी ने भी बताया कि प्रणीत मेरे सपने में आया था और मुझसे बातें करके चला गया। मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं राजस्थान के उदयपुर शहर में रहता हूं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये तब की है जब मैं 10 साल का था। उस दिन शाम को मैं अपने एक दोस्त के घर में था। तब घड़ी में रात के 10 बज रहे थे और बातों बातों में कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। मेरे दोस्त ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं अपने घर की तरफ निकल गया।
वैसे मेरा घर दूर तो नहीं था, लेकिन रात में बाहर रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वहां से मेरे घर जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता बिल्कुल अंधेरे वाला था, जिस पे कोई लाइट नहीं थी, और दूसरा रास्ता वो था जिस पे बहुत सारे कुत्ते थे। उस गली में दिन में तो कुत्ते कुछ नहीं कहते, लेकिन रात में वो किसी को जाने नहीं देते। इसलिए इस डर से कि कहीं कुत्ते मुझे काट ना ले, मैं बिना लाइट वाले रास्ते से जाने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आसपास के पेड़ों के पत्ते हवा से उड़ रहे थे, जो माहौल और ज्यादा डरावना बना रहे थे। मैं उस अंधेरे रास्ते से आगे जा ही रहा था कि मुझे किसी औरत की चूड़ियों के खनकने की आवाज आती सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही दिल में बहुत ज्यादा डर आ गया। पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं मुश्किल से 10 कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, और मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगा, और तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। इसके बाद कई दिनों तक मैं बहुत बीमार रहा। आज उस रात के बारे में याद करता हूं तो सोचता हूं कि अगर उस दिन मैंने पीछे मुड़ के देख लिया होता तो क्या होता। वो कौन था या कौन थी? क्या वो मुझे मारना चाहती थी? मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं कि रात में अगर कभी पीछे से कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखो। और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि रात में अगर कोई आपका नाम लेके भी अगर आपको बुलाए तो भूल के भी मुड़कर मत देखना। मेरा नाम चिन्मय है और मैं गुजरात के राजकोट में रहता हूं, और ये कहानी 1960 की है। ये मेरे नाना जी के साथ हुआ था। मेरे नाना जी राजकोट में रहा करते थे, और जहां वो रहते थे वो जगह भूतों के लिए फेमस थी। एक बार क्या हुआ कि जिस घर में वो रहते थे उनके घर के ठीक सामने एक घर था। वो घर ऐसा था कि उसमें कोई नहीं रह सकता था। उस घर में बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। अगर उस घर में कोई प्रेग्नेंट औरत आती थी तो रात को वो जिस चारपाई पर सोती थी वो पूरी चारपाई हवा में कोई उठा लेता था। मेरे नाना जी के रूम के ठीक सामने उस घर के एक कमरे की खिड़की दिखाई देती थी। रात में जब भी मेरे नाना जी वहां सोते तो वो खिड़की सामने ही दिखती थी। जब मेरे नाना जी वहां सोते थे तो सामने वाले घर की खिड़की में एक बच्चे का सर दिखता था। उस बच्चे का सिर्फ सर ही दिखाई देता था और कुछ नहीं। कई बार उस बच्चे का सर उस खिड़की में से निकलकर मेरे नाना जी की चारपाई के नीचे आकर मेरे नाना जी की चारपाई को हवा में उठा लेता था। फिर कुछ देर बाद जब वो थक जाता तो वापस चला जाता, वापस उसी खिड़की में। उस घर में जब भी कोई परिवार रहने जाता तो परिवार में किसी ना किसी की मौत जरूर हो जाती थी। हमारे यहां उसे रंडमुंडिया कहते हैं। मेरा नाम सचिन है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं ये मेरे साथ हुई एक सच्ची कहानी है, जब मैं पहली बार बुरी तरह डर गया था। उस दिन हम एक ट्रिप के लिए महाराष्ट्र से राजस्थान की तरफ जा रहे थे। हम सब कार में थे और शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम एक दूसरी जंगली रोड से जाने लगे। हम उस रास्ते से जा ही रहे थे कि हमारी कार का इंजन खराब हो गया। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई दे रहा था, और दूर से देखने पर वो बहुत पुराना सा लग रहा था। हम वहां खड़े ही थे कि एक आदमी आया और हमसे पूछा कि क्या आपको कोई रूम रात के लिए किराए पर चाहिए। हम उस जगह फंस चुके थे। हमारी हालत बहुत खराब थी और आसपास कोई घर भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए पापा ने उसको रूम के लिए हाँ कर दिया। फिर हम जैसे ही उस बंगले के पास पहुंचे तो देखा कि ठीक बंगले के आगे सड़क के पास एक पुराना सा कब्रिस्तान था। हम बस यही बातें कर रहे थे कि बस किसी तरह
आज की रात गुजर जाए और कल सुबह ही हम गाड़ी ठीक करवा के यहां से चले जाएंगे। कमरे में पहुंच के हम सब सो गए। रात में सब लोग सो ही रहे थे कि अचानक से मेरी आंख खुल गई और पता नहीं क्यों मेरा बाहर जाने का मन करने लगा। मैं कमरे से निकलकर जैसे ही बाहर हॉल में पहुंचा तो देखा कि हॉल में मेरे पापा बैठे टीवी देख रहे हैं। उन्हें इतनी देर तक टीवी देखने की आदत नहीं थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाहर टहलने के लिए चला गया। वो इलाका ऐसा था कि उस बंगले के चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। बाहर पहुंचा तो वहां जाते ही मुझे किसी के चलने की आवाज आने लगी। कुत्ते और सियारों की भी जोर जोर से रोने और भौंकने की आवाजें आ रही थी। मैं वहां टहल ही रहा था कि मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है और मैंने जैसे ही पलट के देखा तो देखा कि मेरे पीछे दो औरतें खड़ी हैं और वो दोनों मेरी ही तरफ देख रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल चमकदार थी। वो देखते ही मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं अपने घर वालों के साथ था और हम सब लोग उस बंगले से दूर आ चुके थे। मैंने अपने घर वालों को भी सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आज भी वो पल याद करके मैं डर जाता हूं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने जब ये कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब इस दुनिया में चल क्या रहा है? कोई औरत कबूतर खा रही है तो कोई उल्टे पैर लेकर ट्रेन में चढ़ रही है, कोई अपने चाचा के घर का रास्ता पूछ रही है तो कोई डॉक्टर से अपनी मौत का बदला लेना चाह रही है। पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा ये डिपेंड करेगा कि ये वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई वीडियो मैसेज है या फिर आप अपनी कोई सच्ची कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, लेकिन अपनी कहानी मुझे तभी भेजें जब आपकी कहानी किसी और चैनल पर कभी सुनाई ना गई हो। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें। बहुत जल्द आऊंगा कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां लेकर। अभी के लिए गुड बाय।